कल हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला पार्ट, जिसमें सोर्सेज के बारे में स्टडी किया गया था कि आखिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। उसमें हमने डिफरेंट प्रकार के जो विद्वानों के मत थे, एक दूसरा गैर प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, 3 प्रकार के सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग पृथ्वी के अंदर में किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहला है यहाँ ये स्ट्रक्चर के बारे में कि मैंने कल भी बताया था कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं हैं, इसके बारे में कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाकर कोई नहीं देख सकता है। इसीलिए अलग अलग व्यू है। जैसे ये है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर है, इसमें स्वेस का मत है एक, दूसरा है यांत्रिक दृष्टिकोण से मतलब मैकेनिकल डिवीजन है, जिसमें चट्टानों के आधार पर डिवीजन किया जाता है, और तीसरा मत है जो आधुनिक मत है, रिसेंट व्यू यही वाला है ना। ये 3 व्यू हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या है, एक स्वेस के अकॉर्डिंगली है जिसमें सियाल, सीमा और नीफे हम लोग पढ़ते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। और दूसरा हमारा ये है, इसको लोग लिथोस्फेयर और पैरोस्फेयर और बैरोस्फेयर, 3 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं जो मैकेनिकल डिवीजन है। और थर्ड जो रिसेंट व्यू है ये हमारा है क्रस्ट, दूसरा है मैंटिल और तीसरा है कोर। इस प्रकार से हम लोग इसका पूरा स्टडी अभी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यहाँ पर स्वेस का जो व्यू है, एडवर्ड स्वेस का मत, उन्होंने केमिकली इसको डिवाइड किया है कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का जो स्वरूप है उसमें किस प्रकार के केमिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन्होंने अध्ययन के आधार पर बताया कि जो पहला लेयर इसका है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उल्कापात के अध्ययन से, कि पृथ्वी क्या है, कॉन्सेंट्रिक लेयर में बटी हुई है। मतलब पृथ्वी क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक लेयर में ऐसे बटी हुई है, ठीक है ना। और इस लेयर को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में इसको रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में स्वेस का कहना है कि पहला जो पार्ट ये वाला है, इसमें क्या है, सिलिका है और एल्युमिनियम है। क्या क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। और सिलिका और एल्युमिनियम के यहाँ पर इससे चलते क्या है कि ये जो पदार्थ है इसकी डेंसिटी अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, 2.75 to 2.9। यहाँ जो राइट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है ये सब डेंसिटी है, ठीक है ना, 2.75 to 2.9। और इसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ध्यान रखना है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और अधिकांश महाद्वीप कॉन्टिनेंट का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, सियाल का बना हुआ है। ये हमने कहा अधिकांश भाग, न कि टोटल। महाद्वीपों का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। और इसमें ग्रेनाइटिक चट्टानें होती है, ग्रेनाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके नाम को यहाँ फिगर देखेंगे। दूसरा जो लेयर इसका है, सेकेंड लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर है हमारा सीमा। सीमा में शॉर्ट फॉर्म से सीमा में सियाल है और मैग्नीशियम है। सीमा में सियाल और मैग्नीशियम है, ठीक है। इसमें ज्वालामुखी लावा के बारे में कहा जाता है कि यहीं से, है ना, ज्वालामुखी का लावा जो है यहीं से निकलता है। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में बताया था कि मैग्मा किस प्रकार से बाहर यहाँ आती है, ठीक है ना। तो मैग्मा के बाहर आने की जो बात हम लोगों ने कल पढ़ा था वो यहीं से आता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, स्टेनोस्फीयर भी याद रखेंगे यहाँ पर, और दूसरा यहाँ सीमा वाला पार्ट का भी याद रखेंगे। सीमा, यहीं से वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा ये 3 फिगर एक साथ बनाने का पर्पस यही है कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। पृथ्वी के अंदर जो पार्ट है वो एक ही है, पढ़ने का तरीका 3 है। यहाँ पर अभी 3 तरीका है, अब है तो एक ही है, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है कि तीनों एक साथ बनाया गया है, ठीक है ना। और इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, फेरस, इसके सिलिकेट पाए जाते हैं। और इसका जो देखो डेंसिटी है 2.9 to 4.7, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डेंसर है, थोड़ा ज़्यादा हैवियर है। मतलब सियाल की तुलना में सीमा की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर डेंसिटी के पॉइंट से बात किया जाएगा तो सियाल की तुलना में सीमा की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और नीफे की डेंसिटी क्या है, उससे भी ज़्यादा है। अगर यहाँ बात करें तो नीफे इस तरह से, है ना, तो नीफे की डेंसिटी आप लोग ध्यान रखेंगे, सियाल, ठीक है, सीमा और नीफे, इस तरह से आप बना देंगे ऐसे डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो रखना नहीं, समझ में आ ही रहा है। दूसरा जो सबसे निचला पार्ट है, नीचे थर्ड पार्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। अंदर का भाग है निकेल और फेरस, मतलब हैवी और कठोर, हार्ड,
है ना, मटेरियल का ये बना हुआ है। कल भी हमने बताया था पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं, अलग अलग जगहों पर मटेरियल्स अलग अलग हैं। ऊपर में ऊपरी पार्ट में हमने कल बताया था कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। और नीचे हम जैसे जा रहे हैं तो हार्डनेस बढ़ रहा है, क्योंकि मैटर ही चेंज हो रहा है। यहाँ जो खोज पता चला है उस मतलब वोल्केनिक इरेप्शन से पता चला, और बहुत सारे जो है कल हमने बताया था सिस्मिक वेव से पता चला था। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैग्नेटिक पावर जो पृथ्वी का है वो कहाँ है, इसी भाग में। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी का, वो किसके चलते हैं, नीचे के चलते। क्वेश्चन भी आता है। और पृथ्वी का जो भारीपन है, रिजिडिटी, कठोरता है, वो कठोरता का कारण भी कहीं न कहीं नीचे उसके लिए ज़्यादा, है ना, रिस्पॉन्सिबल है। और ये भारी है, कठोर है, ठीक है ना, चुंबकीय शक्ति इसकी इस तरह से है। ये पार्ट हमारा एडवर्ड स्वेस के आधार पर है। और इसको हम यहाँ जब दिखाएंगे, इसको हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंट है या पूरा अर्थ हमारा है, तो पूरे अर्थ में देखो यहाँ से ध्यान रखना है, ये पार्ट हमारा सियाल है। देखो ये वाला नीचे वाला पार्ट हमारा ये मैंटिल है ना, क्रस्ट है, मतलब ये क्रस्ट है, मैंटिल है, या इसको हम लोग सीमा बोल सकते हैं। जिससे हमने बताया कि पैरेलल है सारा चीज़, तो सियाल है और सीमा है। यहाँ हमने बताया था कि कॉन्टिनेंट का अधिकांश पार्ट किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि कॉन्टिनेंट में सियाल नहीं है, सीमा नहीं है, ठीक है। कॉन्टिनेंट में सियाल है, सीमा नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैसे हम इसको ऐसे अगर बांटते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो थोड़ी देर ऐसे बांटते हैं तो कॉन्टिनेंट के अधिकांश भागों का निर्माण, महाद्वीप के अधिकांश भागों का निर्माण किससे हुआ है, सियाल से हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। और जबकि सीमा कैसा है, बेसिक है, क्षारीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पाएगा कि कॉन्टिनेंट का अधिकांश भाग कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अधिकांश भाग की बात, क्योंकि उसका कुछ पार्ट में सीमा तो होगा ही नीचे बेस में, तो सीमा कम है, सियाल ज़्यादा है। लेकिन सागरीय भाग में जब हम आते हैं, यहाँ पर ओशनिक पार्ट में आते हैं, सी में आते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, सियाल कम है और सीमा ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब सीमा का पार्ट ज़्यादा है, मतलब महासागरों का निर्माण में अधिकांश जो पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है, सीमा का है, ठीक है। और कॉन्टिनेंट में किसका है, सियाल का। ये फिगर देख लेना है। कॉन्टिनेंट केबल सियाल का बना हुआ है, राइट की रॉन्ग, रॉन्ग। केबल में है तो रॉन्ग हो जाएगा। ओशनिक पार्ट केबल सीमा का बना हुआ है, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग, है ना। मतलब मोस्टली पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर मेड अप विद सियाल, सिलिका, एल्युमिनियम, दैट इज एसिडिक। और मोस्टली पार्ट ऑफ ओशनिक पार्ट इज मेड अप विद सीमा, सियाल एंड मैग्नीशियम, एंड दैट इज बेसिक। तो समुद्र का जो होता है पार्ट, नेचर होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, सागरीय पार्ट का, ठीक है ना। और कॉन्टिनेंटल पार्ट का क्या होता है, एसिडिक होता है, वो हल्का होता है, हल्का होता है इसलिए ज़्यादा ऊंचा होता है। और ओशनिक पार्ट क्या होता है, क्योंकि सीमा का बना हुआ है, हैवी है, भारी, वो डेंसिटी तो ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, वो थोड़ा नीचे रहता है। क्लियर है। ऐसे भी कम डेंसिटी वाला पार्ट ऊपर रहता है। बाकी इसमें लोग डिटेल्स में अलग से पढ़ेंगे, जहाँ ऐसे कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है। और इसके आप डेप्थ को भी देख लेंगे। ये डेप्थ बताया गया है 50 to 300, 1000 to 2000, और नीचे है 6480 किलोमीटर। ऐसे पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी का देखो ये सेंटर है हमारा, और ये कितना गहरी है, ये वाला 6400 के आसपास है। ऐसे कहीं कहीं दिखता है 6371 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे मोटामोटी याद रखना है, 6400, 6371। यहाँ 6480 लिखा हुआ है क्योंकि विद्वानों ने ऐसा लिखा है, स्वेस्ट ने ऐसा लिखा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है। अदरवाइज ये याद रखना है 6371 किलोमीटर। दूसरा जो है स्वेस से अलग डिवीजन रहेगा, भाई पृथ्वी तो वही है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पर। इसमें क्या है, चट्टानों के आधार पर है। जैसे सबसे ऊपर में ग्रेनाइट है, यहाँ भी था ग्रेनाइट, कोई अलग चीज़ नहीं है। और इसको यहाँ सियाल और एल्युमिनियम का बना हुआ है, इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है, स्थल मंडल। स्थल मंडल में बेसिकली क्रस्ट और अपर मैंटिल आते हैं। अगर वो क्रस्ट है और अपर मैंटिल ये वाला पार्ट आता है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ठीक है। लिथोस्फेयर में कौन कौन आएगा, क्वेश्चन बन सकता है, क्रस्ट और मैंटिल, ठीक है ना। क्रस्ट और अपर मैंटिल, अपर मैंटिल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोअर मैंटिल है, ठीक है ना।
यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, निचला क्रस्ट, अपर मैंटिल, लोअर मैंटिल, अपर कोर, लोअर कोर, ऐसे है ये, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर समझना है। दूसरा जो लेयर हमारे यहाँ पर दिखा रहा है वो है पायरोस्फीयर, और पायरोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक है हमारा एस्थेनोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी दुर्बलता मंडल, एंड सेकेंड इज मेसोस्फीयर, चूंकि बीच में है इसलिए इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। और एस्थेनोस्फीयर है यह दुर्बलता मंडल, ये इलास्टिक रॉक्स है, यहाँ पर प्रत्यास्थ चट्टानें हैं यहाँ, ठीक है। और लो वेलोसिटी जोन है, लो वेलोसिटी जोन का मतलब होता है जहाँ पर जब पी वेव्स आते हैं, है ना, भूकंपीय तरंगे जब आती हैं तो उसकी वेलोसिटी की होती है, क्या होती है, कम हो जाता है, इसलिए बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन। और ज्वालामुखी का उद्गम का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यही है, स्टेनोस्फीयर है। प्लेटों का जब टकराव होता है तो भारी प्लेट जब नीचे जाती है तो स्टेनोस्फीयर में जाकर ही वो, ठीक है ना, सबडक्शन जब होता है तो यही जाकर फिर से वो टूटती है, फिर ऊपर फिर आती है, ठीक है। इसलिए ये वोल्केनिक इरप्शन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। और बीच में है चूँकि मेसोस्फीयर कहा जाता है, मेंटल का अधिकांश भाग यही है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा 5.6 है, इसलिए पायरोस्फीयर को मिक्स्ड जोन कहा गया है, मिश्रित क्षेत्र है ये। कैसा है, मिश्रित क्षेत्र है। इसके अलावा सबसे नीचे वाली जो पार्ट है जिसमें निकेल और फेरस है, इसकी डेंसिटी देखो यहाँ पर ज़्यादा है, 6400 किलोमीटर तक नीचे जाएगा, और बायरोस्फीयर कहा जाता है, गुरुमंडल, हिंदी में गुरुमंडल है ये, ठीक है ना। ये मध्य मंडल है, ये स्थल मंडल है, ठीक है ना। ये दुर्बलता मंडल का नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये मिश्रित मंडल है। तो इसी चीज़ को हम अगर चट्टानों के आधार पर देखेंगे तो चट्टानों के आधार पर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायरोस्फीयर, LPB ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, LPB। और इसमें फिर P बटा हुआ है एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, P बटा हुआ है एस्थेनोस्फीयर में और मेसोस्फीयर में, इस तरह से तुमको समझना है। कोई कंफ्यूजन है? लेकिन मॉडर्न डिवीजन है, मॉडर्न डिवीजन में जो आधुनिक मत है, रिसेंट व्यू है, रिसेंट व्यू में, ठीक है ना, चट्टानों के प्रकार, उसकी डेंसिटी, ठीक है ना, और सिस्मिक वेव्स की स्पीड के अकॉर्डिंगली जो रिसर्च सामने आए हैं, उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस पूरे के पूरे, है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। उसका नाम दिया गया है क्रस्ट, मैंटिल और कोर। और इसमें 2 पार्ट है, एक है ये अपर क्रस्ट, दूसरा है लोअर क्रस्ट। अपर मैंटिल, लोअर मैंटिल, अपर कोर, इनर कोर, ठीक है ना। और जैसे कल हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से इसको पढ़ा था, देखा था, इसी प्रकार आज भी यहाँ पर देखना है। इस तरह से यह पार्ट 3 तरह का है। देखो, अपर क्रस्ट के ऊपर जो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये जहाँ हम लोग रहते हैं, सरफेस है, ये सरफेस वाला पार्ट है जहाँ हम लोग लाइफ जीते हैं, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। और उसके नीचे 8 किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग इसको, ये जो है कॉन्टिनेंटल पार्ट का ऊपरी सतह मानते हैं। और 8 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक का जो पार्ट है यहाँ तक, उसको हम लोग अपर क्रस्ट बोलते हैं। इसकी डेंसिटी 2.8 है, ठीक है ना, 2.8। उसके जस्ट नीचे जाते हैं, जस्ट एक ही नेचर है उसका, हल्का सा डेंसिटी चेंज होता है, 3 हो जाता है इसका। ये है लोअर क्रस्ट, ठीक है ना, ठीक है। भूपरपट्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूपरपट्टी, ठीक है ना। तो ऊपरी भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी। और इसमें चूंकि दोनों के डेंसिटी में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए डेंसिटी के आधार पर इस जो पार्ट को देख रहे हो, इसको डिसकंटिन्यूटी के रूप में विद्वानों ने लिया है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंबद्धता, मतलब एक ही जैसा चट्टान नहीं है बल्कि चेंजिंग आ रहा है, ठीक है ना। चेंज, जैसे ये देखो पार्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे देखो ये वाला, यहाँ जाकर कुछ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे चेंजिंग हो रहा है, ऊपर से सेम आ रहा है, यहाँ जाकर देखो चेंज हो रहा है ना। तो डेंसिटी में अंतर आ रहा है, इसीलिए इसको कॉनरॉइड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनरॉइड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरॉइड असंबद्धता बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। एक चार्ट आप बनाएंगे, वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नाम लिखेंगे, किसके किसके बीच वो भी लिखेंगे। हालांकि ये पिक्चर में आप याद कर लेंगे तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्रस्ट और मैंटल के बीच में देखो, ये जो है क्रस्ट और मैंटल के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, आप इस तरह से ऐसे बनाएंगे, काट है सर्किल का ऐसे, तो बीच में जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये क्रस्ट और मैंटल का बीच का पार्ट है। क्योंकि एक लेयर से दूसरा लेयर में अचानक प्रवेश नहीं किया जा सकता, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वहाँ पर, है ना, ऐसा जोन होगा जहाँ पर, ठीक है,
दोनों से डिफरेंसेस दिखता होगा या दोनों का मिला हुआ रूप दिखता होगा। यह डिसकंटिन्यूटी को यहाँ पर बोला जाता है मोहरोरेविक डिसकंटिन्यूटी। ये 100 किलोमीटर पर है, ये क्वेश्चन आता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इसको, मोहो असंबद्धता या मोहरोरेविक असंबद्धता। और ये 1909 में इसकी खोज किया गया था। मोहो नामक वैज्ञानिक है, मोहरोरेविक नामक एक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम है मोहरोरेविक डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटिल। कहाँ है ये? निम्न भूपरपट्टी और ऊपरी मैंटिल के बीच में है। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखते जाना है सब चीज़ को, ठीक है ना। मोहरोरेविक डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल के बीच में। और बेसिकली ये बेसाल्टिक रॉक्स यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ ग्रेनेटिक रॉक ज़्यादा होंगे, यहाँ बेसाल्टिक होगा। जहाँ हमने पीछे यहाँ देखा था ग्रेनेटिक है, बेसाल्टिक है, तो वैसा ही रहेगा वहाँ में। केवल संकल्पनाएँ अलग हैं, व्यू अलग है, चीज़ें तो मोर और लेस वही होंगी, कोई अलग तो होंगी नहीं, ठीक है ना। तो ये बेसिक रॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, दोनों मैंट जैसे यहाँ पर दोनों क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी थी, उसी प्रकार दोनों मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी दोनों के बीच में, ठीक है। एकदम एक बॉक्स जरूर बना कर अलग अलग लिख सकते हो तुम लोग। और लोअर मेंटल है, बेसिकली सेमी सॉलिड है ये, ठीक है, सेमी सॉलिड है। अर्ध ठोस चट्टाने हैं यहाँ पर। अर्ध ठोस का मतलब होता है ना टोटल, ठीक है ना, सॉलिड है, ना तो टोटल लिक्विड है। मतलब यहाँ जाने से पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चलते लिक्विड का फॉर्म होगा, और प्रेशर बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो सॉलिड जैसा है। तो सेमी सॉलिड टाइप का यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। अर्ध ठोस, ठीक है। और मेंटिल और कोर के बीच में, ये मेंटिल और कोर के बीच में यहाँ पर फिर एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको बोला जाता है गुटेनबर्ग वाइचर्ट डिसकंटिन्यूटी। ये 2900 किलोमीटर पर, ये ध्यान रखना है। मोहरोरेविक डिसकंटिन्यूटी 100 किलोमीटर पर, ये 2900 किलोमीटर पर है। गुटेनबर्ग वाइचर्ट, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर इसको बोला गया गुटेनबर्ग वाइचर्ट असंबद्धता। कहाँ है? 2900 किलोमीटर पर है। और ये अपर मेंटिल और, ठीक है, लोअर मेंटिल और अपर कोर के बीच में, निचला मेंटिल और ऊपरी कोर, कोर है ना, उसके बीच में है ये तुम्हारा। और देखो यहाँ आते हैं तो नीचे देखो, अब हम लोग आ रहे हैं कोर में। अपर कोर का डेंसिटी है 13, लोअर कोर का 13.3, ये इसका 10 है, इसका 13. बात में आया? फिर से कोर का डेंसिटी देखो काफ़ी ज़्यादा है। अपर कोर का डेंसिटी है 10, लोअर कोर की डेंसिटी है 13.6, सबसे ज़्यादा ये हैवी है। तो अपर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म, बताया जाता है कि लिक्विड फॉर्म में या प्लास्टिक फॉर्म में है, प्लास्टिक नुमा। प्लास्टिक नुमा का मतलब होता है एकदम सॉलिड नहीं है, पिघला हुआ, बहुत ज़्यादा पिघला हुआ भी नहीं हो सकता है। मतलब ये प्लास्टिक नुमा, अर्ध प्लास्टिक बोला जाता है, मतलब अर्ध तरल प्लास्टिक। प्लास्टिक तो पिघला हुआ प्लास्टिक रहता है ना, पिघला हुआ प्लास्टिक रूप में है, ये पिघला हुआ प्लास्टिक रूप में है, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो ठोस चट्टाने हैं। इनर कोर सबसे सॉलिड है और रिजिडिटी ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन दिस पार्ट। मैग्नेटिक फोर्स जो यहीं से काम करता है, ये 6400 किलोमीटर की गहराई तक है। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में देख रहे हो कि वहाँ पर भी, ठीक है, डेंसिटी का अंतर आ रहा है। इसके चलते यहाँ भी एक डिसकंटिन्यूटी है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये 5150 किलोमीटर के गहराई में है, यहाँ है ना, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए। एक है कोनरॉइड डिसकंटिन्यूटी 45 किलोमीटर पर, मोहरोरेविक डिसकंटिन्यूटी 100 किलोमीटर पर, ठीक है ना। फिर यहाँ है रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी, यहाँ है देखो दोनों के बीच में, दोनों मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग वाइचर्ट है मेंटल और कोर के बीच में, और दोनों कोर के बीच में है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। आप चाहें तो कंटिन्यूटी को भी आप इसे करके याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 है ना, तो 5 डिसकंटिन्यूटी, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे तो तीनों पार्ट हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर हम इसको इसके आयतन के हिसाब से देखें तो क्रस्ट का आयतन काफ़ी कम है, ठीक है, 0.5%, और मेंटल का आयतन है 83%। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। सबसे ज़्यादा आयतन किसका है? मेंटल का है। और कोर का जो है वॉल्यूम है 16%, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? मेंटल है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन भार, इसका जो है मास, द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान है, ठीक है, इसके हिसाब से क्रस्ट भी काफ़ी पतला है, भूपरपट्टी है,
हल्की चट्टानें यहाँ पर है, इसलिए नेग्लिजिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, नेग्लिजिबल है तुलनात्मक रूप से, नगण्य है। क्या है ये? नगण्य, नेग्लिजिबल। और अधिकांश मास जो है ये कहाँ है? मेंटल, चूंकि मेंटल का वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना, इसीलिए उसका मास ज़्यादा है। जबकि हैवी सबसे कौन है? कोर है, हैवी कोर है। लेकिन द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका है? क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्लियर है? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? तो इसका ये है। और कोर का 32% है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा, तो क्या होगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल, एरिया, सरफेस एरिया, क्रस्ट का हो जाएगा। तो सर्वाधिक सरफेस एरिया क्रस्ट का, सर्वाधिक वॉल्यूम मेंटल का, सर्वाधिक द्रव्यमान मेंटल का, ऐसे का एक चार्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें इस तरह का चीज़ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? याद हो गया, समझ में आ गया? चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, पृथ्वी सतह पर परिवर्तन लाने वाले बल और रॉक्स। आगे से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी में 3-4 टॉपिक बढ़िया करना है।